हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 5। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ी सी लंबी है और इसके नोट्स को भी हाईलाइट करना है और साथ ही इसे बताना भी है, समझाना भी है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी हो और आप अपने बुक में भी हाईलाइट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम प्रथम क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ये जाना कि जो तृतीयक क्षेत्रक होता है उसमें रोजगार की संभावनाएं कम है, हालांकि उनकी जो सेवा क्षेत्र है वो उसका उत्पादन ज़्यादा हुआ है, कई गुना हुआ है, लेकिन रोजगार उसमें लिमिट है। और द्वितीयक क्षेत्रक में भी रोजगार लिमिट है और बाकी जो रोजगार है वो कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए चूंकि रोजगार कम है, इसलिए जो अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, जितनी भी रोजगार अवेलेबल है इसके अलावा और भी ज़्यादा रोजगार कैसे बने, इसका आंसर है परिवार के भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। रोजगार का सृजन कैसे हो, सरकार रोजगार कैसे प्रोवाइड कर सकती है, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। यानी कि कुछ ऐसे गतिविधि है जिससे कि सरकार रोजगार प्रदान कर सकती है। यहाँ लिखा है कि परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु, यानी कि जो परिवार है, परिवार की अपनी भूमि है, अगर उस भूमि में कोई भी किसान बारिश के पानी पर ही डिपेंड रहता है तो उसकी भूमि की सिंचाई के लिए, यानी कि उस किसान की ज़मीन में जो फसल है, जो खेत है, उसकी सिंचाई के लिए एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार, यानी कि उस खेत में एक कुएं बनाने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है। यानी मुद्रा मीन्स पैसा, सरकार कुछ पैसा खर्च कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है या फिर सरकार बैंक लोन भी प्रोवाइड कर सकता है किसान को, ताकि किसान अपने खेतों में कुआं खुदवा सके और उसमें से जो पानी है उसे लेकर वो अपने खेतों में सिंचाई कर सके। कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। प्रथम क्षेत्र में सरकार ये भी कर सकती है कि कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण सरकार कर सकती है या फिर एक नहर खोद सकती है। खेतों की सिंचाई के लिए क्या किया जाता है, नए बांध का निर्माण किया जाता है और या फिर एक नहर खोदा जाता है। अगर सरकार बांध का निर्माण करती है या फिर एक नहर खोदती है, इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के बहुत सारे अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की जो समस्या है, यानी कि लोग काम तो करते हैं लेकिन इतना प्रॉफिट उनको नहीं होता। जैसे कि जो लोग होते हैं वो जब काम करते हैं तो अपने ही खेतों में काम करते हैं, एक परिवार के सभी सदस्य एक ही खेत में काम करते हैं, उन्हें कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, दूसरा जॉब नहीं मिलता। इसलिए इस तरह की जो बेरोजगारी है इसको अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो जो सरकार है जब वो बांध बनाती है, नहर खोदवाती है, इससे जो कृषि क्षेत्र है उसमें रोजगार के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की जो समस्या है वो अपने आप कम हो जाएगी। सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि सरकार परिवहन, यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं जिस पर जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर, यानी कि जब खेतों में फसल तैयार हो जाती है तो बहुत सारे जो अनाज होते हैं वो होते हैं, तो अनाज के भंडारण पर या फिर बेहतर ग्रामीण सड़कों पर, यानी कि जो गांव के जो सड़क होते हैं वो कच्चे सड़क होते हैं, ग्रामीण
जो गांव के जो सड़क होते हैं उनके निर्माण पर, उनके बनाने पर कुछ पैसा निवेश करती है, कुछ पैसा वो सरकार देती है। तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। तो छोटे छोटे जो ट्रक होते हैं वो आसानी से सब जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि कच्ची सड़कों पर जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं या छोटे ट्रक होते हैं वो नहीं जा पाते हैं। इसलिए जब सरकार सड़क बनाती है या बनवाती है, उस पर कुछ पैसे निवेश करती है, तो छोटे छोटे जो ट्रक होते हैं वो इन्हीं सड़कों की मदद से सब जगह पहुंच जाते हैं। अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। और बहुत सारे जो किसान हैं जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है। किस तरह से उपलब्ध है? जब सरकार उन्हें उनके खेतों में कुआं खुदवाती है, या फिर उन्हें बैंक लोन प्रोवाइड करती है, या फिर एक नहर बनवाती है, या फिर बांध बनवाती है, तो जिससे कि पानी की सुविधा किसानों को होती है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध होती है। फसलों की उपज वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, और जब फसल तैयार हो जाती है, जब अनाज मिलते हैं, तो उन अनाजों को वो विक्रय कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। इस काम से, यानी कि जब किसान अपनी फसल उपजाते हैं और उन्हें बेचते हैं, इस काम से केवल किसानों को ही रोजगार नहीं मिल सकता है, बल्कि इसके अलावा दूसरों को भी रोजगार मिल सकता है। जैसे कि जो परिवहन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो परिवहन से जुड़े हुए हैं, गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाते हैं या लेकर आते हैं, या फिर भंडार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फसलों को ले जाकर, अनाजों को ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह भंडार करते हैं, और उनका व्यापार भी करते हैं। अगर कोई उन फसलों को, अगर उन अनाजों को बेचता है, उनका व्यापार करता है, तो ऐसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोज़गार प्राप्त हो सकता है। यानी कि जब किसान को पानी अवेलेबल होगा और किसान को बैंक लोन प्रोवाइड होगा, अगर किसान कहाँ रहते हैं? ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो गांव में अच्छी सड़कें होंगी, तो इससे जो किसान है उन्हें अपने खेतों के लिए पानी भी मिल जाएगा। अच्छी सड़क होने के लिए वो अपनी जो फसल तैयार करते हैं, जो अनाज उपजाते हैं, उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा कर के वो बेच सकते हैं। इस तरह से ना सिर्फ किसानों को ही फ़ायदा होगा, बल्कि परिवहन से जुड़े हुए और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोज़गार प्राप्त हो सकता है। पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की ज़रूरत है। पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए, यानी कि जो किसान है उनकी कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख, यानी कि जो भी सरकार की तरफ से जो कृषि क्षेत्र में जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी भी ज़रूरत है। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। किस समस्या का समाधान कर सकते हैं? रोजगार के समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से ग्रामीण ना हो, पूरी तरह से गांव ना हो, आधा गांव हो और आधा वहां पर उद्योग हो, बाजार हो, इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान कर सकते हैं। यानी कि कई तरह के जो उद्योग होते हैं, जो मिल बने होते हैं, कारखाने बने होते हैं, ऐसे उद्योगों में, यानी कि जो नए नए प्रोडक्ट जहां बनते हैं, और सेवाओं की पहचान कर सकते हैं कि किस तरह से वहां पर सेवा सबको मिलनी चाहिए। इस तरह से सेवाओं की पहचान करके उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं, उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके, यानी कि जहां बहुत अधिक लोग नौकरी के लिए अपॉइंट किए जा सके। अनेक किसान अरहर और मटर, यानी कि दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए
शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो अरहर और मटर यानी जो दलहन फसलें होते हैं वो उपजाने का निर्णय करते हैं। वो डिसीज़न लेते हैं कि उन्हें अरहर और मटर ही उगाना है। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए, यानी कि जो फसल वो तैयार करते हैं, जो दलहन फसलें वो तैयार करते हैं, इनकी वसूली के लिए और शहरों में इन्हें बेचने के लिए दाल मिल की स्थापना, यानी कि अगर दाल मिल की स्थापना होगी तो ऐसे किसान जो दाल उगाते हैं, दलहन फसलें उगाते हैं, उनको फ़ायदा होगा। ऐसे किसानों के लिए दाल मिल की स्थापना ही एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। शीत भंडारण मीन्स क्या होता है? जहाँ पर जो फसल रखी जाती है, जो चीज़ें रखी जाती हैं, जो अनाज रखे जाते हैं, वो जो भंडार गृह होता है वो ठंडा होता है, यानी कि गर्मी से क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं। इसलिए शीत भंडारण गृह खोले जाते हैं, जिससे कि किसानों को भी एक अवसर मिलेगा कि जो भी वो आलू है, प्याज है, उसका उत्पाद जो भी प्रोडक्ट वो उपजाते हैं खेतों में, उनका वो भंडारण कर सकते हैं। और चूँकि जब चीज़ें अच्छी जगह पर रखी रहेंगी तो उनकी अच्छी कीमत भी मिल सकेगी। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जो जंगल के नज़दीक हैं, वहां पर ऐसे क्षेत्र यानी ऐसे गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर मधुमक्खी को पाला जाता है और उनसे शहद लिया जाता है, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके और किसान जो जंगल से जो शहद मिलते हैं उन्हें बेच सके। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। दूसरा तरीका ये है कि सब्जी और कृषिगत उत्पाद, यानी कि जो खेतों से मिलने वाले जो उत्पाद है, जैसे कि आलू है, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल हैं, इन्हें बाहर बाज़ारों में बेचा जा सके, ऐसा ही उद्योगों की स्थापना की जा सकती हैं। ये अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोज़गार प्रदान करेगा। और ये जो तरीके हैं वो अर्ध ग्रामीण ऐसे गांव जो कि आधे गांव हो और आधा उनमें उद्योग हो और बाज़ार हो, ऐसे गांव क्षेत्रों में स्थित जो उद्योगों में रोज़गार प्रदान करेगा। यानी कि जो भी ये तरीके हैं वो अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योगों में सबको रोज़गार मिल सकेगा। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में रोज़गार के नए नए अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।